डियर पेरेंट्स, जैसा कि हमने आपसे शेयर किया था कि हम पेरेंट सपोर्ट एम्पावरिंग ग्रुप में कुछ ना कुछ हम आपके लिए यूज़फुल और एम्पावरमेंट रिलेटेड टिप्स और एक्सपर्ट्स की सलाह हम आपके लिए लाते रहेंगे। सो टुडे वी हैव अ गेस्ट मिस सुनैना। मिस सुनैना एक स्पीच थेरेपिस्ट हैं, स्पीच एक्सपर्ट हैं। तो वेलकम सुनैना जी। थैंक यू। मैं एक पेरेंट हूँ, मैं एक ऑटिस्टिक बच्चे की माँ हूँ। मेरा बेटा 9 साल का है। और ऑटिज्म में जब हम बात करते हैं तो स्पीच एक मेजर कंसर्न रहता है कि स्पीच एक ऐसी चीज़ है कि जिसके लिए सारे पेरेंट्स परेशान हैं। तो मेरा जो पहला सवाल है वो ये रहेगा, वो कौन से रेड फ्लैग्स होते हैं जो हमें अर्ली एज में हमें इग्नोर नहीं करने चाहिए, या सिग्नल्स अगर आपको मिल रहे हैं तो आपको थेरेपिस्ट की सलाह या एक्सपर्ट्स की सलाह लेनी चाहिए? पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी, आजकल जो मोस्टली प्रॉब्लम्स आ रही हैं बच्चों के लिए, स्पीच डिले होने का फर्स्ट रीज़न है कि स्क्रीन बहुत यूज़ करते हैं बच्चे। जैसे कोविड के बाद से सिचुएशन देख लीजिए, तो उसमें स्पीच डिले बहुत वाइडली बढ़ रहा है। उसके बाद दूसरा कंडीशन होती है कि पेरेंट्स क्वालिटी टाइम जो एक बोल सकते हैं, तो बच्चों को नहीं दे पा रहे हैं। तो क्या होता है कि बच्चा सेल्फ जोन में जाता जाता है, तो वो खुद से सेल्फ टॉक करता है। तो एक रीज़न ये है कि स्पीच डिले होती है। दूसरा रीज़न कुछ जेनेटिक रीज़न्स होते हैं। तो कुछ जैसे बाय बर्थ ही होते हैं, मदर की प्रीमेच्योर बेबी हो गया, मदर के न्यूट्रिशन में कुछ ऐसा। तो वो 2 कंडीशंस होती है, एक वर्चुअल ऑटिज़म होता है, दूसरा जेनेटिक होता है, बायोलॉजिकल होता है। तो इसको मेन समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वर्चुअल ऑटिज़म एग्जैक्ट ऑटिज़म नहीं है, एक टर्म में ऐड हो गया बिकॉज ऑफ स्पीच डिले है, बच्चे का डेवलपमेंट डिले है, तो एक्चुअल वो ऑटिज़म में नहीं आता है। बट ये सेग्रीगेशन समझना बहुत ज़रूरी है पेरेंट्स का, कि कौन सी चीज़ें बायोलॉजिकल हैं, जेनेटिक हैं, और कौन सा वर्चुअल ऑटिज़म है। जब स्पीच डिले होता है, सिर्फ स्पीच में डिले नहीं होता है, ऑल ओवर डेवलपमेंट में आपका चेंजेस आते हैं। जैसे फिकली अगर मैं स्पीच के लिए बोलूँ तो बच्चे बैबलिंग से स्टार्ट करता है, ठीक है, बैबलिंग से और ऐसा 1 वर्ड से स्टार्ट करता है। बट अभी मोस्टली केसेस में मैंने जो सुना अपने एक्सपीरियंसेस से, 1 to 2 ईयर्स में तो बच्चे की स्पीच बिल्कुल नॉर्मल है, आई कॉन्टेक्ट क्लियर है। उसके बाद ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो वो प्रॉब्लम्स बेसिकली जो मैंने फेस किए हैं वो स्क्रीनिंग और अलोन टाइम की वजह से आ रही हैं। तो बच्चे को इस एज में ना एंगेज रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको अर्ली साइंस दिख रहे हैं, बच्चा कांस्टेंट बोलने की कोशिश नहीं कर रहा है, या आई कांटेक्ट नहीं दे रहा है, नेम कॉलिंग नहीं है, और जेस्चर यूज़ कर रहा है, या कुछ ऐसा मोमेंट्स लाइक बाइटिंग कर रहा है आपको बोलने की बजाय, तो आपको वहाँ केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि वहीं से एक प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। और दूसरा, वहाँ से आप नोटिस करेंगे कि डेवलपमेंट डिले होगी 101% है। अगर अर्ली स्टेज में आप थेरेपी ले लेंगे ना, तो इन फ्यूचर आपको प्रॉब्लम बहुत ही माइल्ड रहेगी। हाँ, ये तो चीज़। सुनैना जी, मेरा अगला सवाल है ओरल मोटर एक्सरसाइजेस, ये क्या होती हैं, इनका क्या रोल होता है? और जो पेरेंट्स थेरेपी सेंटर नहीं आ सकते किसी कारण से, कहीं दूर शहर में है, गांव में है, उनके लिए ऐसी क्या एक्सरसाइजेज हैं जो घर पे करके हम बच्चे को कुछ बेनिफिट पहुंचा सकते हैं? मैम, ओरल मोटर का बहुत वाइडली यूज़ होता है, बिकॉज कुछ बच्चे होते हैं, जैसे बच्चा स्पीच डिले होता है, तो कई बार होता है बच्चा जेस्चर यूज़ करता है, उसको मूवमेंट्स का आइडिया नहीं होता कि फॉर एग्जांपल जैसे आ बोलना है, तो बच्चे को यही नहीं पता, तो आ के लिए माउथ ओपन करना है, ओ के लिए लिप मूवमेंट कैसे करनी है। तो हम ओरो मोटर में वही गाइड करते हैं। और कुछ सीवियर केसेस में हम ब्रशेस यूज़ करते हैं, ठीक है, टंग मूवमेंट के लिए इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं, ब्लोइंग मूवमेंट्स यूज़ करते हैं, जिससे उसको हेल्प मिलती है। क्योंकि जब हम स्पीच पे वर्क करते हैं तो सबसे पहले उसका फर्स्ट इम्प्रेशन था कि इमिटेशन करना स्टार्ट करे बच्चा, एटलीस्ट हमें देखे और उसको पता हो कि आ के लिए ओपन करना है माउथ, ओ के लिए ऐसे मूवमेंट्स करने हैं। तो हम इसीलिए ओरो मोटर यूज़ करते हैं, ठीक है। और आप घर पे ऐसे करा सकते हैं, आइसक्रीम स्टिक से लिप मूवमेंट करा सकते हैं, लिप को जैसे आप कुछ बच्चों में प्रॉब्लम आती है, माउथ क्लोज नहीं होता, हाँ, क्लोज माउथ के लिए हम लिप मूवमेंट के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं। घर पे आप आइसक्रीम स्टिक्स, स्पून, ऐसा कुछ यूज़ कर सकते हैं। ब्लोइंग के लिए आप विसल्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एंड थर्ड है जॉ लाइन।
कुछ बच्चे च्युइंग नहीं करते हैं, हाँ। ठीक है, उसके लिए च्युइंग ट्यूब्स आती हैं, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं ताकि जॉ मसल्स जो है बच्चे को अंडरस्टैंडिंग हो कि ये यूज़ कैसे करनी है, यूज़ कैसे करना है। जॉ लाइन्स यूज़ तो कैसे ये करनी कहीं है। ना तो बेसिकली हम अगर इन सारी चीज़ों को अगर शुरुआत से कर रहे हैं तो बच्चे को बेनिफिट बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। बट ये है, मोस्टली पेरेंट्स बोलते हैं कि मैम स्पीच पे वर्क करो, बट स्पीच से पहले भी कुछ स्टेप्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। विदाउट वो स्पीच अगर हम वो स्टेप्स फॉलो नहीं करते तो उसमें प्रॉब्लम आता है, क्लैरिटी इश्यूज़ आते हैं, बच्चा क्लियर नहीं बोलेगा। और उससे पहले हमें उस स्पीच से पहले अंडरस्टैंडिंग पे ज़्यादा वर्क करना होता है, इमिटेशन पे ज़्यादा वर्क करना होता है। विदाउट अंडरस्टैंडिंग अगर स्पीच आए कोई बेनिफिशियल नहीं है, तो बच्चा उसे यूज़ नहीं कर पाएगा। अगर अंडरस्टैंडिंग के साथ स्पीच आए तो बच्चा आज आपके साथ नहीं भी कर रहा है तो कोई ऐसे सिचुएशन में हो तो उसको माइंड में रहता है कि मैं ये यूज़ कर सकता हूँ, चाहे गलत ही यूज़ करे, एटलीस्ट वो यूज़ कर रहा है, थिंकिंग कर रहा है, अंडरस्टैंडिंग और ट्राई कर रहा है। तो वही एक फर्स्ट पार्ट होता है जो वो अचीवमेंट वाला पार्ट होता तो है। आई थिंक ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हम सारे पेरेंट्स के लिए ये समझना कि जो हम बच्चे से बुलवा रहे हैं या कह सकते हैं कि हमारा बच्चा बात को सुन करके उसका जवाब दे, ना कि सिर्फ उसको रिपीट कर। तो बेसिकली हमें बच्चों तभी ऐसे एक प्रॉब्लम आता है इकोलेलिया। Echolalia। हर एक बच्चा जैसे जो भी पेरेंट बोलता है वो बच्चा रिपीट करता है, जी। बिकॉज उसको अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होती उसका आंसर कैसे देना है। जी तो विदाउट अंडरस्टैंडिंग स्पीच लाना नॉर्मल आप कर तो लोगे, बट आपको ये पता चल जाएगा कि आप ये बच्चा बोल रहा है, बट किस तरीके से बोल रहा है, उस सिचुएशन को अप्लाई कैसे करेगा, वो बिना अंडरस्टैंडिंग के कभी नहीं हो सकता मैम। तो हम कह सकते हैं कि मैम स्पीच के साथ साथ हमें बच्चों के कॉग्निटिव मैम सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग वर्क जो भी आप कराइए प्रैक्टिकली दिखा के बच्चे को कराइए, तभी स्पीच साथ साथ आप वर्क कर पाएंगे। मैम इसके साथ में मेरा एक इस सीरीज़ में हम एक जो हम कहते हैं कि हम एक मिथ को बस्ट करेंगे और फैक्ट शेयर करेंगे। मैंने एक चीज़ बहुत ज़्यादा सुनी है कि एक उम्र तक ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, एक उम्र तक ही स्पीच आती है। अगर वो सर्टेन एज तक आपके बच्चे की स्पीच नहीं आई है तो आप कितनी भी थेरेपीज करवाइए बच्चे की स्पीच नहीं आएगी या लैंग्वेज नहीं आएगी। नहीं मैम ऐसा नहीं है एक्चुअली। हर जैसे हर एक हम स्टेप बाय स्टेप कुछ हम भी अभी तक सीख रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हमारा ब्रेन काम करना बंद कर देगा, स्पीच डेवलपमेंट नहीं होगा। कुछ चीज़ें अभी भी मुझे नहीं आती हैं, कुछ नॉलेज मुझे नहीं आती, तो मैं भी एक्वायर करने की बहुत कोशिश करती हूँ, तो मुझे समझ आता है कि हाँ ये चीज़ें ऐसे ही बच्चों की डेवलपमेंट भी होता है, हर एक स्टेज होती है। बट येस 3 to 5 ईयर्स एक ऐसी एज है जिसमें बच्चे के अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत हाई होता है और उसमें बच्चा बहुत जल्दी ग्रो करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कुछ लोग बोलते हैं कि बहुत हाइट जल्दी निकल गई है, हाँ। तो हर एक पार्ट उसका उस टाइम इतना ग्रो कर रहा होता है, इसीलिए बोलते हैं जो हमारा असिस्टिव डिवाइस है बहुत फास्ट होता है, तो उसमें जो भी आप थेरेपी कराओगे वो बहुत जल्दी इम्प्रूवमेंट आपको दिखेगा, ठीक है। डिपेंड ऑन सिवियरिटी की बच्चा किस लेवल पे, सीवियर है, माइल्ड है, मॉडरेट है। तो सीवियर है तो मॉडरेट पे उसको आने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा इंस्टेड ऑफ 5 to 10 ईयर्स के बच्चों में। तो ग्रोथ ऐसा नहीं है थेरेपी काम नहीं आती, बट स्लो हो जाता है, बट आता है। और मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है, 15 ईयर्स के बच्चे में भी स्पीच आया है। तो कुछ बच्चों में स्टबर्नेस भी होती है, लाइक अभी नहीं बोलेंगे, ठीक है, तो कुछ टाइम बाद बोलेंगे। जब हैबिचुअल हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा पीक मोमेंट हो जाता है कि अब तो मुझे बोलना है, तो कुछ बच्चे तब बोलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि स्पीच नहीं आता है। और ये होता है हर बच्चे की ना डेवलपमेंट अलग होती है, तो हम उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि इसमें स्पीच आएगी या नहीं आएगी। जैसे अक्सर हम लोग ना स्पीच और लैंग्वेज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि अक्सर क्या होता है, जैसे तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ, मेरे बेटे के पास में स्पीच थी, उसको ये पता था कि ये पम्पकिन है, ये ब्रिंजल है, ये मैंगो है, इसका कलर क्या है, इसका शेप क्या है, जो कुछ उसने किताबों से पढ़ा था, लेकिन वो उसके ऊपर सेंटेंस नहीं बना पा रहा था। वही मैम मैंने तभी बोला था आपको अंडरस्टैंडिंग, हर एक चीज़ उसको प्रैक्टिकली कराओ, उसको वोकैब है उसके पास, ठीक है। बच्चे के पास जब वोकैबलरी होती है तो ईजी हो जाता है लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, तो वो प्रैक्टिस से ही होता है। आज आप एक चीज़ प्रैक्टिकली उसे करने के लिए बोलोगे, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने बच्चे को बोला पम्पकिन उठा के लेकर आओ, ठीक है,
तो आप उसको स्पीच में लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइक पम्पकिन उसको पता है, ठीक है, आप जो चीज़ लेकर आया है बच्चा, उसको ये पता पम्पकिन लेकर आया है, बट वो बोल नहीं पा रहा है कि मैं क्या लेकर आया हूँ। अगर आप अंडरस्टैंडिंग से पूछेंगे तो आप उसको रिकॉल करा सकते हैं, अभी क्या लेकर आए हो। तो सेंटेंस फॉर्मेशन आप ही को बताना है, फिर उसको अदर सिचुएशन में प्रैक्टिकली उसको दोबारा वही चीज़ करानी है। डेली जैसे रूटीन में आएगा ना बच्चा, लैंग्वेज खुद से सेंटेंस बनाना सीखेगा, बिकॉज स्पीच साउंड तो है उसकी ना, तो वो भी उन्होंने सीखा ही होगा। हाँ। तो वही प्रैक्टिस बेस पे होता है। लैंग्वेज इजी होता है लाना इंस्टेड ऑफ स्पीच साउंड्स पे ज़्यादा वर्क में टाइम लगता है। लैंग्वेज में आप डेली प्रैक्टिस कराएंगे। बट एक चीज़ है कि जैसे आप क्वेश्चनिंग कर रहे हैं या आप कुछ करा रहे हैं, थर्ड पर्सन ज़रूर इन्वॉल्व होना चाहिए। लाइक एक इंस्ट्रक्शन आप दे रहे हैं और दूसरा इंस्ट्रक्शन सामने वाला दे रहा है, तो जब वॉइस डिफरेंस होता है, ठीक है, मेल फीमेल का भी डिफरेंस होता है या वॉइस डिफरेंट होती है, तो बच्चे को अंडरस्टैंडिंग करने में बहुत ईजी हो जाता है कि आपने एक क्वेश्चन किया, सामने वाले ने आंसर दिया, तो उसको सेग्रीगेशन समझ आएगा कि ये क्वेश्चनिंग है, वहाँ आंसरिंग है। तो बच्चे को और ईजी हो जाता है एक्वायर करना कि कैसे हमें बात करनी है, कैसे डील करना है। जैसे मैं घर पर एग्जाम्पल के लिए मैं मेरे बेटे को कहती हूँ कि अगर आपको मम्मा पे लैपटॉप में गेम खेलना है तो आई हैव केप्ट माई लैपटॉप इन द बेडरूम बिहाइंड द पिलो और अंडर द बेड, अंडर द सोफा, बट बिफोर दैट यू हैव टू गेट रेडी। तो जब मैं कोई इंस्ट्रक्शन देती हूँ, ही विल गो टू हिज रूम, ही विल गेट रेडी, देन देन आई से ओके। So he is able to process this much. He is able to take that. एक्सप्रेसिव लैंग्वेज नहीं, उसी पे काम करना। जो भी हो स्मॉल सेंटेंसेस लाइक 3-4 वर्ड सेंटेंसेस यूज़ करिए, उसको सिंपल टू कॉम्प्लेक्स में लेकर जाना है। सिंपल सेंटेंसेस पहले एक्सप्रेस करेगा, उसके बाद ही सेकंड कमांड पे हम जा सकते हैं। तो छोटे स्टेप्स लेकर चलने हैं। लाइक अभी 2 वर्ड सेंटेंसेस पे चले, फिर 3 वर्ड सेंटेंसेस पे चले, फिर स्टोरीज ऐड कर सकते हैं आप, ठीक है, वर्बली, ठीक है, स्टोरीज ऐड कर सकते हैं उसको। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कार्ड्स दिखाए बच्चे को, हम ऐसे होता है कार्ड में ऐसा, तो वही आपको रियल एनवायरनमेंट में भी बच्चे को एक्सपोजर देना है। तो जो आपने कार्ड में कराया था वो आपको रियल लाइफ में उससे एक्सप्रेस कराना है। जितना हो सके आपको काम रहना है एंड वर्बली कमांड्स भी कम रखनी है। बच्चे को एक्सपोजर देना है, उसकी थिंकिंग जानने की कोशिश करनी है कि उनके माइंड में क्या है। फॉर एग्जांपल जैसे हम कोई रेनी सीज़न का हमने ऐसा कार्ड दिखाया, तो बच्चे को अम्ब्रेला पता है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें बच्चा देख रहा है। हो सकता है रियल एनवायरनमेंट में और कुछ दिख जाए तो वो अपना मेमोरी यूज़ करे, सामने और कुछ एक्सप्रेस कर दे। तो वो बहुत जानना ज़रूरी है कि कितना वो ऑब्ज़र्व कर रहा है। जितना ऑब्ज़र्व कर रहा है उसे एक्सप्रेस करने दो, वहीं से लैंग्वेज क्रिएट होता है। तो हम कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा हम बच्चों को एक विजुअल एक्सपोजर हम देते हैं, उनको सोशल एक्सपोजर देते हैं, हम बच्चों को डे टू डे एक्टिविटी में जब इन्वॉल्व करते हैं, हम उनके साथ घर पर जब काम करते हैं, तो इससे हमारे बच्चों की लैंग्वेज डेवलप होने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। यस मैम, बहुत हेल्प मिलती है। सो थैंक यू सो मच मिस नैना, और डियर पेरेंट्स ऐसे ही हमारे साथ में जुड़े रहिए। और स्पीच से और लैंग्वेज से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, प्लीज़ आप उन्हें पोस्ट कीजिए और हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट सीरीज़ में इन सारे सवालों को लेने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।